हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो क्या होगा, ब्लैक बोर्ड, बेंच डेस्क एंड वेल एंड वॉल क्लॉक आर द पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर डॉट डॉट। तो दो का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिबिलियन। तो देखिए, रिबिलियन नाउन है। ठीक है, रिबिलियन नाउन है और रिबिलियन नाउन है, इसका अर्थ होता है आपको, रिबिलियन जो है नाउन है, इसका अर्थ होता है विद्रोह। ठीक है, क्या होता है, विद्रोह होता है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉयल्टी यानी निष्ठावान, कंट्रोल, ओबीडियंस, रूल यानी सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन। अब देखिए, अपराइजिंग, इसका मतलब क्या होता है, तो अपराइजिंग मतलब होता है आपको विद्रोह। ठीक है, विद्रोह, अपराइजिंग मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, बगावत। और अलॉटमेंट मतलब होता है आपको, अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन। ठीक है, अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, आवंटन। नेक्स्ट फिर है 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑल आइज। तो देखिए, 4 का जो है ऑल आइज इडियम का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक देखना। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वॉचिंग एग्री। ठीक है, नेक्स्ट 5 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्यूजन। तो देखिए, 5 में जो है कन्फ्यूजन नाउन है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या है, तो नाउन है, इसका मतलब होता है उलझन। ठीक है, क्या होता है, उलझन। ठीक है, तो कन्फ्यूजन जो है नाउन है, इसका मतलब होता है उलझन। सिनोनिम हो जाएगा आपको कमोशन यानी हलचल, हंगामा, महम। ठीक है, और उसके बाद अपवेल। ठीक है, तो टर्मोइल यानी बी ऑप्शन, 5 का होगा बी ऑप्शन यानी कोमोशन। ठीक है, तो कन्फ्यूजन का क्या होगा, कोमोशन। उसके बाद देखिए, यहाँ पे है पर्शुअल, PERUSAL, इसका मतलब होता है पठन, अवलोकन। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, देखिए STAGNATION, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निष्क्रियता, निष्क्रियता। ठीक है, निष्क्रियता। उसके बाद देखिए इंट्रीपिडिटी, इंट्रीपिडिटी मतलब होता है आपको निर्भयता। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम स्कूल कब जाते हो। ठीक है, तो 6 का होगा सी ऑप्शन यानी व्हेन डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी इजी टास्क। ठीक है, लाइक अ केक वॉक इडियम का अर्थ होता है इजी टास्क। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, फिर है कि मदर्स मदर। तो 8 का होगा ए ऑप्शन यानी मेटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर देखिए। अब 9, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। 9 का होगा ए ऑप्शन, मच्छर। तो देखिए, मत्सर शब्द का तद्भव रूप मच्छर है। मछली तद्भव शब्द, मछली इस शब्द जो है, मछली तद्भव शब्द का तत्सम रूप मत्स्य है। ठीक है, मीत जो है ये तद्भव शब्द का तत्सम रूप मित्र है। ठीक है, मक्खी तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मक्षिका है। ठीक है, जोश शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में विकृति या परिवर्तन रूप में आया है, उसे तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 10 का होगा ई ऑप्शन। तो प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय है। ठीक है, प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इक प्रत्यय से बना है साप्ताहिक,
साहित्यक, राजनीतिक आदि। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। ठीक है, प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के हैं, कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तथित प्रत्यय। नेक्स्ट 11 नंबर है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कौन सा अलंकार है? 11 का ए होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया है। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 12 का सी ऑप्शन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिलकर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 उपभेद है। नेक्स्ट 13 नंबर है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह जो है किस प्रकार का समास कहलाता है? 13 का सी, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस प्रकार के समस्त पद में अव्यय के अर्थ का ही प्रधानता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि विभत्स रस का स्थायी भाव, तो डी ऑप्शन। तो देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव है आपको जुगुप्सा है या घृणा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति है। रंध्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। नेक्स्ट है कि किन व्यंजनों को व्यंजन कहा जाता है? 15 का होगा ए ऑप्शन, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके। ठीक है, तो जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर है कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? 16 का डी ऑप्शन। तो देखिए ह और दंत स ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, उष्ण व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? 17 का सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है खुशबू शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है। फारसी शब्द खुश उपसर्ग से बने शब्दों का उदाहरण है खुश नसीब, खुशहाल। ठीक है, खुश कमल, खुशामद, खुशकंद, खुशखबरी, खुश दिल, खुश आवाज़। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द में पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए 18 है कि अभिषेक का संधि विच्छेद, तो ए ऑप्शन अभिजोर सेक। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभिजोर सेक। अभिषेक शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। फिर है कि मेरी बहन जो है 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? 19 का होगा सी और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट में यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बी ऑप्शन, यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कलेजा मुंह को आना, मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। खेत हाथ करना, मुहावरे का अर्थ है युद्ध में जीत हासिल करना। ठीक है, कलम का धनी, मुहावरे का अर्थ है अच्छा लेखक। खाक छानना यानी भटकते फिरना। नेक्स्ट जो पढ़ा न गया हो, 21 नंबर का ए ऑप्शन अपठित। जो पढ़ा न गया हो अपठित। जो पढ़ने योग्य हो उसको कहते हैं अपठनीय। जो कार्य करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्कर। 22 है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है,
इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? बी ऑप्शन, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आज मुझे तो इस वाक्य में थोड़ी सी जो है परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट फिर है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 23 का होगा ए ऑप्शन, रचना। ठीक है, तो रचना शब्द जो है स्त्रीलिंग है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संस्कृत में लिंग का 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नेक्स्ट 24 है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ए ऑप्शन, भंवरा। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप भंवरा है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द के रूप परिवर्तन से बना शब्द तद्भव कहलाता है। जिस शब्द की उत्पत्ति पर कोई निश्चित स्रोत नहीं होता उसे देशज कहते हैं, और जिस शब्द की उत्पत्ति देश में न होकर किसी अन्य देशों में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 25 है कि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती। इन जो है पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यहाँ पे देखिए पैसेज है कि प्रेमचंद की सबसे बड़ी शक्ति वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं, वह आचरण की भूमि। प्रेमचंद के जीवन चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त जो है साहित्य, उनकी आत्मव्यक्ति, असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ है। अपने नैतिक, राष्ट्रीय और जो है भावुक व्यक्तित्व को जो है अनेकों ने कल्पित नर नारियों के चरित्र में बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र जो है कलाकार मात्र नहीं, उनके पात्रों पर दया, क्षमा, ठीक है, ममता, ओजस्विता, ठीक है, बलिदानशीलता। प्रेमचंद की अपनी जो है अनुभूति सांप्रदायिक जो है देखिए का ऐसा उदाहरण विरल ही होगा। ठीक है, प्रेमचंद के प्रत्येक पात्र पर उनके व्यक्तित्व का आचरण की ही छाप है। वह अपने पात्रों के जीवन के लिए और उन्होंने अपने आचरण सामयिकता और पवित्रता का जो है छीना आवरण अपनी कला दृष्टि पर डाल दिया, इसलिए वे तटस्थ कलाकार नहीं कहे जा सकते। ठीक है, वे परिबद्ध अपने जो है युग मानव से प्रतिक्षण संपृक्त हैं। उसके बाद है कि प्रेमचंद के चरित्र की पवित्रता ही उनके पात्रों को पवित्रतावादी बना देती है। आचरण के द्वारा ही हम जीवन से संपृक्त हो सकते हैं, और जिस कलाकार के पास आचरण का बल नहीं है वह पाठकों के अंतर्मन में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। जिस कलाकार की कलम एक भी अनैतिक वाक्य नहीं निकला, दैहिक जो है आवेश का एक भी स्पंदन नहीं उभरा, वासना, कटुता और घृणा से जिसका कोई जो है पात्र विषाक्त नहीं हुआ, वह कलाकार की जीवन चेतना, हमारी वेदांत जीवन चेतना जो है पर्याय ही होगी। प्रेमचंद नीति के कलाकार हैं क्योंकि वे जीवनी शिल्पी हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं, तो 26 का होगा ए, पात्रों के माध्यम से। फिर है कि आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई, तो आचरण की। प्रेमचंद का कला विशेषक सिद्धांत था, तो 28 का बी, कला नैतिकता के लिए। फिर है कि प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है, 29 का सी ऑप्शन, यानी व्यक्तित्व आचरण। 30 प्रेमचंद किसके कलाकार हैं, 30 का ए ऑप्शन, प्रेमचंद जो है नीति के कलाकार हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।